हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। बच्चों, आज की इस क्लास में 10th क्लास हिस्ट्री के हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। सेकेंड नंबर चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया है। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न है जो कि इससे डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। जल्द से इसे अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए, और यदि आप चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब करके और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। शुरू करते हैं क्लास को। सेकेंड चैप्टर को देखेंगे। यहाँ पे जितना भी इसका पाठ का प्रश्न उत्तर है, सबसे पहले यहाँ पे अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं। तो देखिए, अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, वह दिया रहेगा आपको कि 20 शब्दों में उत्तर दे। तो चलिए सबसे पहले इसे करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है, राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद के बारे में पूछा गया कि राष्ट्रवाद क्या होता है। आंसर देखेंगे, ऐसी व्यवस्था जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर किसी एक व्यक्ति या संस्था का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, ऐसी व्यवस्था जिसमें कि उत्पादन के साधन है, उसमें किसी एक व्यक्ति का या निजी संस्था का अधिकार होगा, उसे राष्ट्रवाद कहेंगे। और दूसरे शब्द में आप इसे ये भी कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र के प्रति अधिक प्रेम या भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। मतलब कि वह राष्ट्र है जिसके प्रति की लगाव अधिक हो आपको, और उसका प्रेम और लगाव की भावना अधिक हो, तो उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन है, खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार के बारे में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेगा इसे। VVI क्वेश्चन है खूनी रविवार। देखेंगे, जार की सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई। देखिए, जो जार की सेना थी उसने निहत्थे लोगों, मतलब कि जिनके पास कोई हथियार नहीं था, उस लोगों पर उन्होंने गोलियां बरसाई, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसलिए 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। देखिए, यह घटना कब का था, तो यह घटना था 9 जनवरी 1905 का, जिस समय जार के सैनिक ने निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई थी, और दिन था रविवार का। तो इसी देखिए रविवार का दिन था, और इसी घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, और जल्द से आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अक्टूबर क्रांति क्या है। अक्टूबर क्रांति के बारे में पूछा गया है, तो शॉर्ट क्वेश्चन है, तो शॉर्ट में ही इसका आंसर लिखना है। 1917 की रूस की महान क्रांति को अक्टूबर क्रांति कहते हैं। देखिए, अक्टूबर क्रांति यह घटना है 1917 की, जो कि रूस में क्रांति हुआ था। इसी को अक्टूबर क्रांति के नाम से जानते हैं। और यदि इसे डिटेल में पूछा जाए तो अब इसमें आपको डिटेल में लिखना है। इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए, 20 शब्दों में ही कह रहा है, तो 20 शब्दों में ज़्यादा नहीं लिखना है। और नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। आंसर देखेंगे, समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम लोग, यानी कि आम गरीब लोग शामिल होते हैं, उसे सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो बेसिकली बोले तो वैसा वर्ग, यानी कि वैसा समाज हो जिसमें कि सभी वर्ग के लोग रहते हैं, जैसे कि किसान भी हो गए, मजदूर भी हो गए, उसमें बिजनेसमैन भी हो गए, गरीब भी हो गए, यानी कि सभी वर्ग के लोग हैं जो कि रहते हैं। तो उसी वर्ग को बोलते हैं सर्वहारा वर्ग, जिसमें किसान भी हो, मजदूर भी हो, आम लोग भी हो, बिजनेसमैन भी होते, इसी वर्ग को क्या बोलेंगे, तो सर्वहारा वर्ग बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। और किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखें, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। क्रांति से पूर्व की बात किया गया है। जो रूसी किसान है रूस के, उसका स्थिति क्या थी, ध्यान दीजिएगा। क्रांति के पूर्व किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे करों के बेल में दबे हुए थे। देखिए, वो जो अधिकतर किसान थे रूस के, वह क्या थे, तो वह ऋण लिए हुए थे और उसी में डूबे हुए थे, यानी कि करों की कर्ज मान सकते हैं। जैसे कि लोन होता है, लोन आप लोग समझते हैं, तो उसी लोन में जो किसान थे वह डूबी हुई थे। इसकी किसान की स्थिति थी जो कि अच्छी नहीं थी। आगे बढ़े,
चलिए यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न में बढ़ते हैं, जिसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन है, यह आपके जो बुक है उसी का क्वेश्चन लिया गया है। प्रश्न 1 है, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों को वर्णन करने के लिए कहा गया है। ध्यान दीजिएगा आंसर की। देखिए, जार की निरंकुशता एवं अयोग्यम शासन व्यवस्था में एक राजनीतिक संरचना स्थापित की गई थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारिता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बाद से बदतर होती चली गई। देखिए, जो जार की निरंकुशता थी उसमें एक ने जो कि सलाह दिया, लेकिन वह योग्य सलाहकार नहीं था, गलत सलाहकार माना गया और उसी के कारण थे जो कि जनता की स्थिति वह एकदम बदतर होते चला गया, एकदम दयनीय होते चला। कृषकों की दयनीय स्थिति, कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा करों के बोझ से बेदबे हुए थे। बिल्कुल वह लोग थे जो लोन में डूबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। देखिए, जो लोन में डूबे हुए थे किसान, तो उनको क्या करना पड़ा, तो क्रांति करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा कि आंदोलन किया जाए तभी है जो कि स्थिति सुधरेगा। तो इसी को कहा गया है। चलिए आगे बढ़े। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, रूसी कारण। देखिए, रूसी क्रांति के कारण होना चाहिए। रूसी कारण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है। रूसी क्रांति के कारण के बारे में पूछा गया, नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी है। इसमें प्रश्न में थोड़ा सा गड़बड़ टाइप हो गया है, ध्यान दीजिएगा आंसर को। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। सोवियत रूस के बारे में कहा कि सोवियत रूस क्या था, यह विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था। यहाँ मुख्यतः स्लाव जाति के लोग रहते थे। आपसे ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाए कि सोवियत रूस में किस जाति के लोग रहते थे, तो याद रखना है स्लाव जाति के लोग। बताइए लाइव चैट में किस जाति के लोग रहते थे। सोवियत रूस में किस जाति के लोग रहते थे, तो क्या हो जाएगा, स्लाव जाति के। चलिए बच्चों, क्या होगा, स्लाव जाति। ध्यान रखना है स्लाव जाति। आगे ध्यान देंगे, इनके अतिरिक्त भी जातियाँ रहते थे, जिसमें कि फिन था, पोल, जर्मन, यहूदी आदि अन्य जातियाँ के लोग भी थे। लेकिन मुख्यतः आपसे पूछा जाए, मुख्यतः कहा जाएगा मुख्यतः किस जाति के लोग रहते थे या अधिकतर किस जाति के लोग रहते थे, तो वह स्लाव जाति के लोग रहते थे। इसे आपको ध्यान रखना है। देखिए, बे भिन्न भिन्न भाषा बोलते तथा इसका रस्म रिवाज भिन्न भिन्न था। वह लोग थे जो कि भिन्न भिन्न जातियाँ थे, भिन्न भिन्न भाषा भी बोलते थे और उनका जो रीति रिवाज था, रहन सहन था, वह भी एक दूसरे से अलग था। रीति रिवाज क्या था, तो वह भी एक दूसरे से अलग था। परंतु रूस के अल्पसंख्यक जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी की गई रूसीकरण की नीति से परेशान थे। और वह लोग थे जो कि जार निकोलस द्वितीय के द्वारा जो रूसीकरण का सिद्धांत जारी किया गया, उससे भी वह लोग थे जो कि परेशान थे। इसके अनुसार देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रभाव किया गया। इससे अल्पसंख्यकों में हलचल मच गई और 1868 ईस्वी में इस नीति के विरुद्ध पोलो ने विद्रोह किया। आपसे पूछा गया पोलो ने विद्रोह कब किया था रूसीकरण नीति का, तो 1868 ईस्वी में। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइए पोलो का विद्रोह कब हुआ, पोलो ने विद्रोह कब किया था, तो 1868 ईस्वी में। ध्यान रखना है आपको, पोलो का विद्रोह 1868। तो निर्णायक पूर्वक उसका दमन भी किया गया। इससे रूसी राजतंत्र के प्रति उनका आक्रोश बढ़ता गया था। यह था जो कि रूसी क्रांति के। अब देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था की कैसे। जो साम्यवाद आया था, साम्यवाद के बारे में पूछा गया है। यह एक नई व्यवस्था थी। देखिए, नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, तो यह कैसे था, इसे आपको बताना है। चलिए इसका देख लेते हैं आंसर को। कार्ल मार्क्स ने एंगल्स के साथ मिलकर 1848 में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। साम्यवादी घोषणा पत्र कब प्रकाशित हुआ था, तो 1848 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था बच्चों, बताइए तो। साम्यवाद व्यवस्था कब प्रकाशित हुआ था, साम्यवाद का घोषणा पूछा है तो यह कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में हुआ था। 1848 में, यहाँ तक कन्फर्म है। देखिए, प्रकाशित किया गया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया। इसने पूंजीवाद का विरोध कर वर्गहीन समाज की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
आगे देखेंगे, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब अगला है नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? नई आर्थिक नीति जो आया था, नई आर्थिक नीति, वह मार्क्सवादी समझौता के सिद्धांत के एक था, जो कि सिद्धांत के लिए समझौता था। यह कैसे था? तो सबसे पहले हमको याद रखना है, नई आर्थिक नीति किसके द्वारा लाया गया था? तो लेनिन के द्वारा लाया गया था। और एक लेनिन के मृत्यु, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुआ था? इसे आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव सेशन में उसे देखेंगे। लेनिन की मृत्यु पूछा जाए तो 1824 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे ध्यान देंगे यहाँ से। लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक एवं व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने यह स्पष्ट देखा कि तत्काल प्रभाव से पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना या एक साथ पूंजीवाद से टकराना संभव नहीं है। अतः उसने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसमें मार्क्सवादी मूल्यों को भी तरजीह किया गया। मतलब उसने जो नई आर्थिक नीति को घोषणा किए थे, उनमें मार्क्सवादी मूल्य था, उसे भी शामिल किया गया था। पूंजीवाद और समाजवाद दोनों के बीच संतुलन बना रहे, और इसलिए शामिल किया गया था कि पूंजीवाद और समाजवाद है, यह दोनों के बीच है, जो कि संतुलन बना रहे। आगे देखिए नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है यहाँ तक बच्चों? बिल्कुल, चलिए एकदम कंफर्म रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वह रूस की पराजय की क्रांति में मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने एक मार्ग को छोड़ा। यह कैसे हुआ? चलिए इसे देखते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण बना, क्योंकि युद्ध के मध्य जार निकोलस सेनापति का कमान अपने हाथों में लेने के कारण जरीना और उसके तथाकथित गुरु रासपुटिन, देखिए गुरु कौन था? रासपुटिन, जो कि एक पादरी था, जैसा निकृष्टम व्यक्ति को षड्यंत्र करने का मौका मिल गया, जिसके कारण राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बचे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आप लोगों से 5 नंबर वाला क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 5 नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, जो कि 5 नंबर वाला में रहेगा। तो चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। रूसी क्रांति के कारण, चलिए देखते हैं क्या रूसी क्रांति का कारण था, क्यों हुआ क्रांति। चलिए इसे समझते हैं। रूसी क्रांति के कारण निम्नलिखित है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जार की निरंकुशता। जार निकोलस द्वितीय, देखिए यहाँ पे सेकेंड है, जार निकोलस सेकेंड, जिसके शासनकाल में क्रांति हुई, वह दैवी अधिकारों में विश्वास करता था। जो जार निकोलस द्वितीय था, वह दैवी अधिकारों यानी कि देवी देवताओं में विश्वास करता था। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है आप लोगों से। कैसे पूछा जाएगा? तो ऐसे कि जार निकोलस द्वितीय देवताओं में विश्वास करते थे या नहीं करते थे? तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करते थे। चलिए, उसे आम लोगों की कोई चिंता नहीं थी। उसके द्वारा नियुक्त अफसरशाही व्यवस्था अस्थिर, जड़ और अकुशल थी, अतः जनता की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। जार निकोलस द्वितीय के कारण जो कि जनता की स्थिति एकदम द्वितीय होती, एकदम बदतर स्थिति होने लगा, एकदम निचले लेवल का आप समझ सकते हैं। चलिए आगे देखिए इसी का सेकेंड यहाँ पे है, कृषकों की दयनीय स्थिति। कृषकों के पास पूंजी का अभाव था तथा वे करों के बोझ से दबे हुए थे। ऐसे में उनके पास क्रांति के सिवाय कोई चारा नहीं था। तो इसीलिए है जो कि यह क्रांति होता है, रूसी क्रांति के कारण की विवेचना है। तो इसीलिए सेकेंड कारण इसका यह था। थर्ड कारण की बात करें तो मजदूरों की दयनीय स्थिति। मजदूरों को अधिक काम के बदले कम मजदूरी मिलती थी। जो दयनीय स्थिति का एक मजदूरों का कारण था वह यह था कि जो मजदूर है वह काम करता था। अभी भी गाँवों में आप देख सकते हैं कि मजदूरी करने वाले लोगों को कितना रुपया मिलता है, तो 250 से 300 रुपया। कितना कमा लेते हैं? तो 250 से 300 रुपया वह सभी है जो कि अर्न करते हैं। और ऐसा में स्थिति क्या होगा? बिल्कुल बद से बदतर स्थिति रहना ही है। उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। उन्हें कोई राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। वे अपने मांगों के समर्थन में हड़ताल भी नहीं कर सकते थे। देखिए, कोई चीज़ मांगना है अपने अधिकार के लिए तो वो हड़ताल भी नहीं कर सकता था। ऐसी स्थिति था वहाँ का।
नेक्स्ट देखेंगे औद्योगिकीकरण की समस्या। रूस में राष्ट्रीय पूंजी का अभाव था। यह औद्योगिकीकरण के लिए विदेशी पूंजी का निर्भरता थी। विदेशी पूंजीपति आर्थिक शोषण को बढ़ावा दे रहे थे, अतः चारों ओर असंतोष था। बिल्कुल असंतोष ही रहेगा। आगे समझते हैं। नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है रूसीकरण की नीति। जार निकोलस द्वितीय ने विभिन्नताओं का ख्याल न करते हुए देश के सभी लोगों पर रूसी भाषा, शिक्षा और संस्कृति को लादने का प्रयास किया। कहा गया कि सभी लोगों को है जो कि रूसी भाषा ही बोलना है, और बहुत सारे हैं जो कि वहाँ पे असुविधाएं हैं उन लोगों पे दिया गया, जिससे जनता में राजतंत्र के प्रति असंतोष बढ़ने लगा। उस समय वहाँ की शासन क्या था? तो राजतंत्र का शासन था, जिसमें कि राजा के बेटा ही राजा बनेगा। राजतंत्र में क्या होता है कि राजा का जो बेटा है वही राजा बनेगा। तो इसका है जो कि इसके प्रति लोगों ने असंतोष को प्रकट किया, असंतोष बढ़। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विदेशी घटनाओं का प्रभाव। क्रीमिया के युद्ध में रूस की पराजय ने आर्थिक सुधारों का युग आरंभ किया। तत्पश्चात 1904-05 के रूस जापान युद्ध ने रूस में प्रथम क्रांति और प्रथम विश्व युद्ध ने बोल्शेविक क्रांति का मार्ग है जो कि प्रशस्त किया। बोल्शेविक क्रांति भी पूछा है, तो प्रथम विश्व युद्ध से ही इसका मार्ग है जो कि प्रशस्त हुआ था। आगे समझेंगे। अरे यार तुम कहाँ से चले आते हो, पढ़ने दो बच्चों को आराम से। चलिए देखें, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखेंगे मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का योगदान। लियो टॉल्स्टॉय, दोस्तावस्की, तुर्गनेव जैसे चिंतक वैचारिक क्रांति को प्रोत्साहन दे रहे थे। रूस के औद्योगिक मजदूरों पर कार्ल मार्क्स के समाजवादी विचारों का पूर्ण प्रभाव था। रूस का पहला साम्यवादी प्लेखानोव जारशाही का अंत कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना चाहता था। उसने 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की। रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना आपसे पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। कब हुआ था इसका स्थापना? तो देखिए रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का स्थापना तो 1898 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ये क्यों चला आता है? देखेंगे यहाँ पे 1903 में साधन एवं अनुशासन के मुद्दे पर पार्टी में फूट पड़ गई। बहुमत वाला दल बोल्शेविक सर्वहारा क्रांति का पक्षधर था, जबकि मेनेशेविक मध्य वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। देखिए जो बोल्शेविक दल थे वह सर्वहारा क्रांति का पक्षधर था, और मेनेशेविक था वह मध्यम वर्गीय क्रांति के पक्षधर थे। 1901 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की गठन हुआ। सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी की गठन कब हुआ था? तो 1901 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। किसानों की मांगों को उठाता था। इस प्रकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित मजदूर एवं किसानों के संगठन रूस की क्रांति का एक महान कारण साबित हुआ। और नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए क्लास में आपको अंत तक बने रहना है और ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रूसी सेनाओं की हार को ध्यान में रखते हुए जार ने सेना का कमान अपने हाथों में ले लिया, जिससे उनके खिलाफ षड्यंत्र का मौका मिला और राजतंत्र की प्रतिष्ठा और भी गिर गई। यही सब कारण था जो कि रूसी क्रांति होता है। अब समझते हैं नई आर्थिक नीति पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, तो लॉन्ग क्वेश्चन में पूरा इसको डिटेल्स में लिखना है। किस तरह से लिखना है चलिए यहाँ पे आप लोग समझिए। और जो भी प्रश्न का आपको एग्जाम में जो उत्तर देते हैं वो अपने शब्दों में, इसी नहीं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा उसी तरह से आपको लिखना है। ऐसा कोई भी बात नहीं है, आपको अपने शब्दों में लिखना है, जिससे कि और भी जो नंबर है वह अच्छा दिया जाता है। देखिए नई आर्थिक नीति के बारे में पूछा गया है। लेनिन एक कुशल सामाजिक चिंतक तथा व्यवहारिक राजनीतिज्ञ था। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि तत्काल प्रभाव से समाजवादी व्यवस्था लागू करना एक साथ सारी पूंजीवादी व्यवस्था से टकराना संभव नहीं है। इसलिए 1921 में उसने नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति कहते हैं। देखिए नई आर्थिक नीति कब हुआ था या नई आर्थिक नीति की घोषणा कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी में हुआ था। इसकी प्रमुख बातें निम्नांकित थी। इसके जो नई आर्थिक नीति की प्रमुख बातें थी चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वह इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था।
तो नई आर्थिक नीति लागू हुआ उसका तो यह एक फायदा था। उसके बाद देखें, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान की हो गई। जो जमीन है वह राज्य के ही संपत्ति होगा, लेकिन जिसका जो यूज है यह कौन करेगा, तो व्यवहार में यह जमीन है जो कि किसान की हो गई। नेक्स्ट देखेंगे नई आर्थिक नीति के नेक्स्ट था, वह था 20 से कम कर्मचारियों वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। देखिए, जो 20 से कम भी कर्मचारी है तो वह उद्योग को है जो कि आप व्यक्तिगत रूप से चला सकते हैं। यह अधिकार है जो कि नई आर्थिक नीति से ही लागू हुआ था। अब देखिए, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दी गई। उद्योगों था इसका विकेंद्रीकरण हुआ और जो क्रियान्वयन की क्रिया थी उसमें जो कि काफ़ी छूट दिया गया। विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित कर गई, यानी कि जो विदेशी पूंजी है विदेश से भी है जो कि इस देश में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इसी को है जो कि सीमित तौर पर आमंत्रित किया गया। और नेक्स्ट था जो कि व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन के बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। आगे देखिए, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। यह था जो कि नई आर्थिक नीति के कारण हुआ था। और उसके बाद देखेगा, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। जो ट्रेड यूनियन था उसका सदस्यता था वह अनिवार्य था, इसे समाप्त कर दिया गया। अब नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और जल्द से जो भी स्टूडेंट्स अभी देखे होंगे वीडियो में अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। और समझते हैं यहाँ पे रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करिए। 3 नंबर क्वेश्चन में रूसी क्रांति के बारे में पूछा गया, चलिए इसे देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। उसके बाद ध्यान दीजिए, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर 2 खेमों में विभाजित हो गया। जो रूसी क्रांति था वह 2 भागों में विभाजित हो गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। इसके पश्चात यूरोप भी 2 भागों में विभाजित हो गया, पूर्वी एवं पश्चिमी। यूरोपीय धर्म सुधार आंदोलन के पश्चात और साम्यवादी क्रांति से पहले यूरोप में वैचारिक आधार पर इस तरह का विभाजन नहीं किया गया था, जो कि रूसी क्रांति के कारण हुआ था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। जो 4 दशक है, 4 दशक यानी कि 40 साल तक है जो कि दोनों गुटों के बीच युद्ध चलता रहा। आगे देखिए, रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूप में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवाद के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। रूसी क्रांति हुआ और उसके बाद जो कि नया एक मॉडल को प्रस्तुत किया गया और वह मॉडल है जो कि सभी के द्वारा स्वीकार कर लिया गया और इससे है जो कि पूंजीवाद के चरित्र में परिवर्तन भी हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। तो यह था जो कि रूसी क्रांति के कारण था। आगे समझते हैं नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन। कोई डाउट नहीं यहाँ तक तो जल्द से लाइव चैट में थम्स अप कर दीजिए। और नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन समझिए, कार्ल मार्क्स के जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। कार्ल मार्क्स के जीवनी लिखना है, यानी कि जैसे आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं तो लेखक परिचय, हिंदी में आप लोगों को लेखक परिचय कराया जाता है चैप्टर बाय। तो लेखक परिचय हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिससे कि बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसी तरह यहाँ पे आपसे पूछा गया कि कार्ल मार्क्स की जीवनी, यानी कि कार्ल मार्क्स के बारे में लिखना है, इनका जो सिद्धांत था उनको वर्णन करना है। चलिए इनके बारे में देखते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिए। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था तो 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मन में हुआ था, जो कि जर्मन के राइन प्रांत था और नगर था ट्रियर। और कौन सा परिवार में हुआ था तो यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था
कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स, इनके पिता का नाम क्या था तो हेनरिक मार्क्स था, जो कि एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स के पिता का नाम तो हेनरिक मार्क्स और हेनरिक मार्क्स यानी कि कार्ल मार्क्स के पिता क्या थे तो यह एक वकील थे। आगे देखते हैं, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन बी में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1800 देखिए बोन विश्वविद्यालय था, 1836 में वे बर्लिन विश्वविद्यालय, यहाँ पे जो यह लिखा गया है बी, इसका अर्थ होता है विश्वविद्यालय। क्या होगा विश्वविद्यालय, तो 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले आए, जहाँ उनके जीवन को एक नया मोड़ आया। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित थे। 1843 में उन्होंने बचपन की मित्र जेनी से विवाह किया। कार्ल मार्क्स का विवाह कब हुआ था तो यह 1843 ईस्वी में विवाह किए थे। देखिए 1818 में जन्म और 1843 में इनका विवाह हो गया। उन्होंने राजनीतिक एवं सामाजिक इतिहास पर मॉन्टेग्यू तथा रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जिनसे जीवन भर उनकी गहरी मित्रता बनी रही। एंगेल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने श्रमिक के कष्टों एवं उनकी काज की दशाओं पर गहन विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स ने एंगेल्स के साथ मिलकर 1948 ईस्वी में एक साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया। देखिए किनके साथ मिलकर साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किए थे तो एंगेल्स के साथ मिलकर प्रकाशित किए, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। जो वह प्रकाशित हुआ उसे ही क्या कहा जाता है, आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उपयुक्त घोषणा पत्र में मार्क्स ने अपने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है। मार्क्स विश्व के उन गिने चुने चिंतकों में एक है जिन्होंने इतिहास की धारा को व्यापक रूप से प्रभावित किया। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या है तो फर्स्ट है कि दास कैपिटल किसकी रचना है, तो दास कैपिटल रचना किसकी है तो कार्ल मार्क्स का। आपको ध्यान रखना है, दास कैपिटल किसकी रचना है तो कार्ल मार्क्स का रचना है। और दास कैपिटल रचना है जो कि कब हुआ तो यह 1867 ईस्वी में हुआ। और समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है कई बार एग्जाम में, तो इसे आपको ध्यान रखना है। समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है दास कैपिटल को। समाजवादियों के बाइबिल किसे कहते हैं तो दास कैपिटल को समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है। तो ये 3 प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट है, इससे आपको ध्यान रखना है। चलिए इनका सिद्धांतों को देख लेते हैं। इनका सिद्धांत क्या था, सिद्धांत में पूछा गया है। देखिए द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। उसके बाद वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन व वर्गहीन समाज की स्थापना, यह सभी सिद्धांत था जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दिया गया था। तो यह सिद्धांत हो गया इनका। और नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन है, यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। यूटोपियन समाजवादियों के विचार के बारे में कहा गया है लिखने के लिए। चलिए इसे देखते हैं। यूटोपियन के मतलब होता है स्वप्नदर्शी। यूटोपियन इसका अर्थ होता था स्वप्नदर्शी, इसे भी आपको याद रखना है। समाजवादियों के विचार निम्न है। यूटोपियन समाजवादियों के, चलिए इनके विचार को देखते हैं। सेंट साइमन ने, यहाँ पे होगा सेंट साइमन ने प्रथम यूटोपियन समाजवादी एवं फ्रांसीसी विचारक थे, जिसने समाज को निर्धन वर्ग के भौतिक एवं नैतिक उत्थान के लिए कार्य करने और लोगों को एक दूसरे का शोषण करने के बदले मिलजुल कर काम करने की बात कही। उसने घोषित किया प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार तथा प्रत्येक को कार्य के अनुसार आगे, यही समाजवाद का मूलभूत नारा बन गया। देखिए उन्होंने घोषणा किया कि प्रत्येक को जो क्षमता है उनके अनुसार कार्य मिलना चाहिए और कार्य उनकी क्षमता के अनुसार कार्य मिलना चाहिए, यही इनका घोषणा था। चार्ल्स फॉरिपर वह आधुनिक औद्योगिकवाद का विरोधी था तथा उनका मानना था कि श्रमिकों को
छोटे नगर अथवा कस्बों में काम करना चाहिए। और आगे देखिए, लुई बला फ्रांसीसी यूरोपियन चिंतकों में एकमात्र व्यक्ति जिसने राजनीतिक में भी हिस्सा लिया है। लुई बला था जो कि राजनीतिक में भी हिस्सा लिया था। उनका मानना था कि आर्थिक सुधारों को प्रभावकारी बनाने के लिए पहले राजनीतिक सुधार आवश्यकता है। ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवन वह सबसे महत्वपूर्ण यूटोपियन चिंतक जिसने बताया कि संतुष्ट श्रमिकों ही वास्तविक श्रमिक है। यह हो गया जो कि कारण था मुख्य रूप से यूटोपियन समाजवादी के विचार था। यह यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन हो गया। यह था जो कि पाठ का पूरा प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय और लॉन्ग क्वेश्चन सभी करा दिया गया है। आई होप आज का क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए और इसका PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, कृतज्ञ क्लासेज आपको सर्च करना है। आपको यह लोगो दिखेगा और वहाँ पे आपको ज्वाइन होना है। इसका PDF आपको दे दिया जाएगा और नेक्स्ट क्लास में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट आप लोग नहीं करते तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि अगला क्लास भी उससे बेहतर है जो कि आप लोगों के लिए लाया जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। बाय एवरीवन, टेक केयर।